गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन की त्रासदी। ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैंडमार्क है आज भारत के आधुनिक इतिहास में और समकालीन इतिहास के बीच में लैंडमार्क लाइन है। और दूसरा बिंदु इसके साथ आया कि विभाजन की त्रासदी, क्योंकि विभाजन इसके अंतर्गत हुआ, भारत की स्वतंत्रता के अंतर्गत। और त्रासदी इसलिए क्योंकि इसमें जिस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर दंगे हुए, भयावह दंगे हुए, जिसने लोगों के दिलों में गहरी खाइयां उत्पन्न कर दी, इसलिए टॉपिक का नाम इस रूप में आ रहा है। अब बात आती है कि इस बिंदु को लेने के लिए सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करें कि हम इसका अध्ययन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि आज अभी तक जो इतिहास इस संदर्भ में पढ़ाया जाता रहा है, इसमें अब बहुत से नए शोध हो गए हैं। और इन शोधों के अंतर्गत हम सबसे पहले इसके स्रोतों पर बात करते हैं। इतिहास के स्रोत यानी हिस्टोग्राफी क्या है। दूसरी बात पर आते हैं कि जब हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत यह हुआ, परिस्थितियां क्या थी, और उन परिस्थितियों में भी आंतरिक परिस्थिति क्या थी और बाहरी परिस्थिति क्या थी। तीसरी बात यह आती है जिसको हम ले सकते हैं कि क्या जिस बंटवारे की हम बात कर रहे हैं, बंटवारा, विभाजन, इसको चाहता कौन था, कौन करना चाह रहा है बंटवारा? क्या सच में कोई बंटवारा करना चाह रहा है? तो पूछा जाए कि कौन कौन बंटवारा चाह रहा है, तो बात की जाए कांग्रेस तो बंटवारा नहीं चाह रही थी, कांग्रेस को बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। दूसरा बिंदु आता है लीग का, मुस्लिम लीग, हां ये बंटवारा चाहते थे। और तीसरा बिंदु आता है अंग्रेज, इंग्लिश, ये बंटवारा चाहते थे। पहले मैंने स्रोतों की बात की, फिर परिस्थितियों की बात की, फिर बंटवारा चाह कौन रहा है इसके संदर्भ में बात की। और अब इसके साथ साथ एक बिंदु और ले लेते हैं कि क्या था एक्ट 47 का, जिसके अंतर्गत यह देश स्वतंत्र हो गया। और ये आने से पहले क्या क्या चीजें बनी जिनसे ये स्वतंत्रता का ये अधिनियम तैयार हुआ। तो ब्रेक डाउन प्लान, डिकी बर्ड्स प्लान और 3 जून प्लान। ये 3 रूपों में हमको लेना है। यहां से हमारा ये 1947 का अधिनियम आता है। चौथा बिंदु, अब हम एक और, चौथा नहीं, 5वां बिंदु आ रहा है। क्या विभाजन, बंटवारा, पार्टीशन टाला जा सकता था? क्या इसे रोक सकते थे हम? रोक सकते थे तो किन परिस्थितियों में और किस कीमत पर रोक सकते थे? क्या थी इसकी कीमत? तो अब वापस हम पीछे आते हैं कि जहां हमने शुरुआत की थी। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की स्रोतों की। स्रोतों में आज के डेट में जब हम बात करते हैं, क्योंकि परंपरागत तो बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, पिछले कुछ टाइम में जो बंटवारे पे या पार्टीशन पे या स्वतंत्रता प्राप्ति पे जो आया है, मेंसर्ग, करीब 10 वॉल्यूम में है, ट्रांसफर ऑफ पावर। आईसीएचआर का एक प्रोजेक्ट है जो पूरा वॉल्यूम अब आ चुके हैं मार्केट में, टुवर्ड्स फ्रीडम।
इसके अलावा 4 लोगों की कॉरेस्पॉन्डेंस हमको विशेष रूप से अब क्लियरली दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी, जिन्ना साहब, नेहरू, पटेल, इन लोगों की कॉरेस्पॉन्डेंस। तो विविध प्रकार के पत्र व्यवहार, डायरियां, डायरीज में शामिल हैं। एक अभी नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो नाम है एंड्रू रॉबर्ट। एंड्रू रॉबर्ट ने एक किताब लिखी है एमिनेंट चर्चिलियंस। इस एमिनेंट चर्चिलियंस में उन्होंने बहुत सारी बातें इसके रेफरेंस में की हैं, खास करके स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जिस तरह से डिसीजन माउंटबेटन ने लिए, जिस तरह से डिसीजन रेडक्लिफ ने लिए, उन पर उन्होंने बहुत बड़े ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। और वो तो यहां तक कहते हैं कि इनका इंपीचमेंट किया जाना चाहिए था। तो यहां पर हमारे पास बहुत तरह के सोर्सेज आते हैं, और इन सोर्सेज के बेसिस पर, चाहे हम पीसी जोशी का देख लें, चाहे हम फ्रीडम एट मिडनाइट को देख लें, बहुत से पुराना परंपरागत लिटरेचर हमारे पास मौजूद है। और पिछले कुछ टाइम्स में तो हमारे पास अलग तरह का लिटरेचर भी आने लगा है, जैसे नॉवल भी खूब तरह के बने हैं इस पर। जैसा आप लोगों ने सुना होगा ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने लिखा। चाहे हम ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें, एक बड़ा फेमस नॉवल आया था जिसको हमने तमस नाम से जानते, भीष्म शाहनी का तमस था। आधा गांव है राही मासूम रजा का। ये वो हैं जो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य हैं। दरअसल साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये हम सब जानते हैं। तो उन लोगों ने इन ऐतिहासिक पहलुओं को आधार बनाया और इनके आधार पर नॉवल लिखे, और ऐसे बहुत से और परिप्रेक्ष्य हैं जिसके आधार पर आज बंटवारे के बारे में लिखा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना लिटरेचर इसमें मौजूद है। बीबीसी ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाई है, वो आप लोगों के पढ़ने के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के देखने और समझने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में लिटरेचर है, हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं परिस्थितियां क्या थी, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां उस वक्त क्या थी। जरा इस बात पर चर्चा कर लें। आंतरिक परिस्थितियां और बाहरी परिस्थितियां। पहली परिस्थिति थी भारत में जन आंदोलन होना। गांधी जी और आईएनसी के जन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से यह दिखने लगा था कि अब हमारा भारत में रहना मुश्किल है, क्योंकि भारत में कांग्रेस उस समय जनता की आवाज बन चुकी थी। और एक बात और आती थी कि अब यह लगने लगा था कि अब संभव नहीं है, क्योंकि आजाद हिंद फौज भी बनी है, नेवल विद्रोह हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में लगने लगा कि अब संभव नहीं है। नेवी का विद्रोह, जिस आर्मी को, जिस फोर्स को हम पिलर्स ऑफ ब्रिटिश राज कहा करते थे, वो अब टूट रहा था। एक बात और आती है, सिविल सर्विसेज में इस पीरियड में गिरावट आती है। अब इनके पास इतने इस तरह के सिविल सर्वेंट्स इतनी संख्या में नहीं थे, आईसीएस जिनको बोला करते थे, कि जो यहां पर आप प्रॉपरली शासन कर सकें, गवर्नेंस कर सकें। इसके साथ साथ एक बात और आती है, यहां पर कम्युनल इश्यू आ चुका था। कम्युनल इश्यूज, जिन्हें कहा करते थे सिविल वॉर और पार्टीशन। बताइए क्या चाहिए? दो विकल्प है आपके पास, या तो आप देश का विभाजन करिए या पार्टीशन कर दीजिए, या फिर आप सिविल वॉर यानी गृह युद्ध लड़िए। हम गृह युद्ध लड़ने को तैयार हैं, यानी वायलेंस के लिए तैयार हैं। जो हिंदू मुस्लिम का डेडलॉक था, पॉलिटिकल डेडलॉक या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, वो कंटिन्यू बना हुआ था। और इस कंटिन्यू डेडलॉक के कारण से ये बात तो साफ दिख रही थी, अब विभाजन बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि एक नेता हमारे पास, लीग के नेता तो देख ही रहे थे कि हम वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। लेकिन एक व्यक्ति और हैं, जो राजगोपालाचारी, जो 42 से कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान की लीग की बात को सुना जाए। वो पार्टीशन के लिए सहमत से होते दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस आधार पर गांधी जिन्ना वार्ता का बेसिस बनवाया। एक बात और, अब बाहरी परिस्थितियां क्या हैं? एक्सटर्नल,
बाहरी परिस्थितियां क्या क्या थी। अब इसको जरा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल हम मोटे तौर पर कह देते हैं कि इन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, गांधी जी ने आज़ाद करवाया या यहाँ की परिस्थितियों ने करवाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कम महत्वपूर्ण नहीं थी। इनको देखना महत्वपूर्ण है। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड ये खत्म हो गया और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह से थक गया। इनके पास आर्थिक संसाधन बहुत कमजोर हो गए आर्थिक रूप से, ये थके हुए सैनिक हैं। इंग्लैंड में 1945 में लेबर सरकार सत्ता में आ गई, लेबर गवर्नमेंट। और ये जो लेबर लीडर हुआ करते थे ये इंडिया के फेवर में थे। कितने फेवर में थे वो बाद में पता चलेगा। वो इंडिया के फेवर में हुआ करते थे, जबकि जो इससे पहले युद्ध मंत्रिमंडल था, चर्चिल थे या जिनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, वहां पर 3 तरह की पार्टियां काम करती थी। एक को हम कंजर्वेटिव कहते हैं जो कि चर्चिल थे जिसमें, एक को हम ये लिबरल पार्टी कहते हैं, एक को लेबर पार्टी कहते हैं। तो यहां पर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, एटली इसके पीएम बनते हैं और इनका दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक था, भारत के प्रति सकारात्मक था। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन पर प्रेशर बना कि अब हमको चेंज करना चाहिए। इंग्लैंड जो आज तक दुनिया की सुपर पावर था उसकी जगह पर, क्योंकि अब कोल्ड वॉर शुरू हो गया, यूएसएसआर और यूएसए इंपॉर्टेंट हो गए। लेनिन बोलते थे साम्राज्यवाद पूंजीवाद की पराकाष्ठा है। कॉमिंटर्न नाम का संगठन उन्होंने बनाया। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक बात और आई कि पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जिसको हम कहें कि डीकोलोनाइजेशन यानी कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो एशिया और अफ्रीका के देश अब स्वतंत्र होने लगे, इसलिए भारत को भी स्वतंत्र होना ही था। तो ये वो आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां हैं कि हम स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल बंटवारे पर आए, यहां तक क्लियर है। अब इस बात को थोड़ा और आगे बनाते हैं कि बंटवारा, मैंने अभी आपको बताया था कि बंटवारे के 3 पक्ष हम समझ सकते हैं। कौन चाह रहा है बंटवारा? बंटवारा चाह कौन रहा है? कांग्रेस। सबसे पहले हमने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस बंटवारा नहीं चाह रही है। तो चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आरएसएस की और हिंदू महासभा की बात करें, आरएसएस हिंदू महासभा का तो आधार ही अखंड भारत था। और गांधी जी तो कहा ही करते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। साथ में यह भी कहते थे कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को रेंगने नहीं दूंगा। तो उनका बिल्कुल साफ दृष्टिकोण था। और बहुत से कांग्रेस के लोग, जैसे हम चाहे खान अब्दुल गफ्फार खां की बात करें, पुरुषोत्तम गिडवानी की बात करें, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, ये तो अंत तक कांग्रेस का भी विरोध करते रहे कि विभाजन क्यों किया जा रहा है। तो यहां कांग्रेस का तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। अब देखें लीग क्या कर रही है। क्या लीग विभाजन चाह रही है? पीछे चलते हैं 1909 में। 1909 का अधिनियम जब आया तो उसमें इन्हीं लोगों ने, लीग ने ही बात की थी और इसमें प्रोविजन डाल दिया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे और जिसमें प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा और वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। ये अपने आप में बांटने की तैयारी उस जमाने में वहां से कर दी। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड में लिखा कि विभाजन के लिए जिन्ना उत्तरदायी नहीं है, अपितु विभाजन के लिए मिंटो उत्तरदायी है, क्योंकि मिंटो ने ही ये प्रोविजन डलवाया था। 1909। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पृथक पाकिस्तान की बात आती है, पाक, तो 1932 में रहमत अली ने अपनी थ्योरी दी।
रहमत अली, ये बेसिकली कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट थे और इन्होंने बड़ा अलग तरह से कंसेप्ट दिया था पाकिस्तान बनाने का, पाक्स। पंजाब, अफगानिस्तान यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। हालांकि जो बाद में उन्होंने संशोधित मैप्स दिए हैं उसमें उन्होंने बंगाल को भी शामिल किया, यहाँ तक कि श्रीलंका और उस्मानिस्तान यानी कि हैदराबाद को भी लिया है, लेकिन वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था। बेसिकली तो उन्होंने उस वक्त यही लिया था। जिन्ना ने कहा ये एक छात्र की सनक है, उन्होंने इसको अव्यवहारिक माना, तो ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन यहां पर आया। अब बात अलग होने की बात इकबाल साहब ने भी की, लेकिन इकबाल साहब ने एक फेडरल ढांचे के अंतर्गत की थी। अब इसके बाद आती है पाकिस्तान प्रस्ताव की बात। पाकिस्तान प्रस्ताव और पाकिस्तान आंदोलन, ये पाकिस्तान आंदोलन अपने आप में यहां से अलगाव की बात शुरू हो गई है। वो अलग बात है कि ये अंग्रेज बार बार इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं अलग होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए उसमें ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से लगातार इसी जगह से लीग का विस्तार होता चला गया और लीग की जड़ें भारतीय मुसलमानों में बनती चली गई, बढ़ती चली गई और गहरी होती चली गई। इसी कारण से यहां पर जो एक तरह से यूं कहें कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उस ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी मुस्लिम लीग के लोग छा गए और इसी के अंतर्गत बड़े बड़े नारे इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, जैसे इस्लाम खतरे में है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बटकर रहेगा हिंदुस्तान। ये नारे लगे हैं। कांग्रेस ने ऐसे कोई बांटने के नारे नहीं लगाए या किसी और भारतीय पार्टी ने। हां, कम्युनिस्ट भारत का विभाजन चाहते थे। यहां पर एक बिंदु को और लेना मुझे चाहिए था। कम्युनिस्ट भारत का विभाजन चाहते थे क्योंकि उनको सोवियत संघ से ऐसी डायरेक्शंस मिलती थी। वो चाहते थे कि जैसे यूएसएसआर में छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं और वहां पर साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई हैं, वैसे भारत में भी होगा। ये बात वो लेना चाहते थे, लेकिन उनका आधार धर्म नहीं था, लीग का आधार धर्म था। अब ये सब होने के बाद एक आया डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 46, डायरेक्ट एक्शन डे। हम आपके साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे, अंतरिम सरकार बनेगी उसमें शामिल नहीं होंगे, हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, हमको पाकिस्तान दो पहले, ये उनका कहना था। और इसमें बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई, हिंसा हुई। उस हिंसा की प्रतिहिंसा भी कई जगह पर दिखाई देती है और इसी का परिणाम हुआ पृथक पाकिस्तान। सिविल वॉर या पार्टीशन। तो इसलिए सिविल वॉर का निर्णय लिया गया, सिविल वॉर को नकारा गया और पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि जैसे जेपी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको पाकिस्तान चाहिए तो ले लो, लेकिन पहले हम हिंदुस्तान की आजादी की बात करें। इसलिए यहां पर वो इस तरह की बात करते हैं। अब अंग्रेजों का पक्ष लेते हैं कि वो विभाजन कैसे चाहते थे, वो पक्षधर थे। मैंने आपको बताया कि 1909 का एक्ट आप ही लेकर आए, अंग्रेज ही लेकर आए थे। एक बात सदैव अंग्रेज लोगों के साथ रही, डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने सब चीजों में, सब कम्युनिटीज में लगातार विभाजन करने पर बल दिया। और इस विभाजन में होता क्या था कि शुरू में तो हिंदू मुसलमानों को बांटा, सिखों को बांट दिया, पूंजीपतियों को बांट दिया, और 32 तक आते आते तो दलितों को भी हिंदुओं से सेपरेट कर दिया गया। यानी उनका उद्देश्य एक रहता था कि किसी तरह से हिंदुस्तान के विविध समुदायों को अलग कर दिया जाए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी और आधार पर। तो ये इनके साथ निरंतर रहा। और इस क्रम में एक बिंदु और आता है, मैंने ये बात पिछले लेक्चर्स में भी ली थी, कि अंग्रेजों ने बार बार, खास करके जब हम अलीगढ़ योजना की बात करते हैं, इन्होंने बार बार भारतीय मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप
कांग्रेस का साथ मत दें। आपका लाभ इस बात में है कि आप अंग्रेजों के साथ रहे हैं, इसीलिए शिमला शिष्टमंडल में अंग्रेजों ने ही समर्थन दिया था मुस्लिम लीग वालों को। तो कुल मिलाकर के लगातार ये चीजें जो है एक साथ चल रही हैं। जब हम अंतिम चरण में आते हैं, लॉर्ड वॉवेल प्लान। लॉर्ड वॉवेल, इन्होंने जो प्लान दिया था, इस प्लान को कहते हैं ब्रेकडाउन। अभी मैंने लिखा था आपसे ब्रेकडाउन प्लान। डिकी बर्ड्स, ये माउंटबेटन का निकनेम है। और तीसरी बात आई 3 जून, 3 जून प्लान। अब सवाल यह था कि माउंटबेटन को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उस समय वो सेना के अधिकारी रह चुके थे, वर्ल्ड वॉर के वो सुपर हीरो रह चुके थे। तो उनको लगता था कि वो अपने आप में बहुत स्मार्ट हैं, बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। दूसरी बात यह थी कि जब उनको भारत भेजा गया तो उन्होंने बहुत मना किया सम्राट को कि मुझे क्यों भेज रहे हो। जिस समुदाय ने, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया, मुझे आप ये क्यों मेरे ऊपर ताज पहनाना चाहते हैं कि मेरी समय में, मेरे टाइम में शासन समाप्त हो गया है। वो बहुत अपनी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन माना नहीं जाता और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स देकर के भारत भेज दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स उनको दिए जाते हैं। तो डिकी बर्ड्स और 47 के शुरुआत के महीनों में 20 फरवरी को एक बात का डिसीजन कर लिया गया कि 20 जून 48 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। और अंग्रेज भारत छोड़ देंगे यानी ये बात अब डिसाइड हो चुकी कि अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस सब जगह चल रहा था। तो इसीलिए एक प्लान जो है डिकी बर्ड्स लिया और दूसरा 3 जून प्लान लिया है, और इसके बेसिस पर फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम। डिकी बर्ड्स प्लान में थोड़ी चालाकी उन्होंने की, माउंटबेटन ने की, क्योंकि पैटर्न तो ब्रिटिश पैटर्न ही था, कॉलोनियल पैटर्न था। उन्होंने बोला कि जितने राज्य हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, अदर प्रोविंसेस हैं, सबको एक बार के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। फिर अगर वो भारत में मिलना चाहेंगे तो भारत में मिल जाएंगे, पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। और इस बात के लिए पंडित नेहरू बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला ये तो आप बाल्कनाइजेशन कर रहे हैं। तो बाल्कन प्लान भी इसको कह दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो इस बात को ठीक से समझ लें, और जो लोग आरपीएससी या पीएससी दे रहे हैं, ब्रेकडाउन प्लान ये लॉर्ड वावेल का है, डिकी बर्ड्स प्लान ये माउंटबेटन का है, बाल्कन प्लान, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम, ये डिकी बर्ड्स प्लान के लिए ही बोला गया। और 3 जून प्लान इसी को, क्योंकि ये अप्रैल में है, इस पर जब सहमति नहीं हुई तो फिर माउंटबेटन ने और तरह की इंटरेक्शन की और लोगों से बातचीत की, और उसके बाद उसने इंग्लैंड में भी बात की, यानी कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली वेबन, उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, इन सब से बातचीत हुई। उसके बाद 3 जून का प्लान रखा गया, 3 जून प्लान इसको कहा जाता है। और इसी 3 जून प्लान के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार होता है। अब इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बात करने के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करें कि था क्या इसमें। सबसे पहली बात इसमें यह आई कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित होंगे। अभी देश नहीं है, ये स्वतंत्र देश नहीं है, स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित होंगे, और यहां पर गवर्नर जनरल होंगे, क्योंकि इसीलिए अब संविधान सभा बनेगी और इंग्लैंड का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो 2 डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, यानी जिनको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और इसके लिए डेट क्या निर्धारित कर दी गई? 15 अगस्त, 14/15 अगस्त, 14 अगस्त की रात को।
नंबर 2, जो विवादित एरियाज हैं, बंगाल है, पंजाब है, जहां पर विवादित पॉपुलेशन है, वहां के लिए कमीशन बनाया जाएगा। प्लेबिसाइड करवाएंगे, कमीशन बनेंगे, विवादित एरियाज के लिए कमीशन बनाए जाएंगे। नंबर 3 बात यह आती है कि एक बाउंड्री के लिए सीमा आयोग, सीमा आयोग बनाया जाएगा, यानी कि एक सदस्यीय सीमा आयोग बनता है रेड क्लिफ। यह भी अपने आप में बड़ा विवादित बिंदु रहा, क्योंकि रेड क्लिफ को भारत का अनुभव नहीं था। रेड क्लिफ को भारत का अनुभव इस तरह नहीं था क्योंकि वो इंग्लैंड से आए थे, उनको भारत में काम करने का अनुभव नहीं था, खास करके पंजाब और बंगाल का निकालना था। उनको जो 4 ऑफिसर मिले उसमें 2 अंग्रेज थे, 2 मुस्लिम थे, एक सिख था, एक हिंदू था। और इन लोगों ने जो अपने प्रपोजल रखे, अपनी बातें रखी, उसको रेडक्लिफ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रेडक्लिफ को समय बहुत कम दिया गया, इसलिए जब रेडक्लिफ को बोल दिया जाता है कि आपको इतने कम समय में तैयार करना है, तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था ये। इसी कारण से जो सीमा रेखा बनी, जिसको रेडक्लिफ लाइन हम कहते हैं, एक लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है, एक लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें हुआ यूं कि कुल मिलाकर के सीमा रेखा बन जाती है। और घोषणा क्योंकि 15 अगस्त की कर चुके थे, 15 अगस्त की घोषणा कर चुके थे, इसलिए इस पीरियड में दंगे होने की संभावना हो गई। तो क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि आपको डेट की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप डेट की घोषणा कर रहे थे तो डेट की घोषणा करने से दंगे स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि दंगों का बैकग्राउंड पहले से बन रहा था। एक बहुत ही फेमस पिक्चर है भीष्म उनके बल्ला साहनी की गरम हवा, आप वो देख सकते हैं, आप ट्रेन टू पाकिस्तान देख सकते हैं कि किस तरह से उस वक्त माहौल था, और उस माहौल में डेट की घोषणा कर देने से जगह जगह, जैसे अमृतसर को लेकर के, गुरदासपुर को लेकर के, इन 2 जगहों को लेकर वाद विवाद था, पाकिस्तान में जाने चाहिए या हिंदुस्तान में आने चाहिए। ननकाना साहब, सिख चाहते थे हिंदुस्तान में रहे, लेकिन चला गया पाकिस्तान में। इस तरह से ये बिंदु बने। अब कुल मिलाकर ये बात आई कि जो रेडक्लिफ लाइंस बनी, ये भारत पाकिस्तान की सीमा बन गई। 14-15 अगस्त को, 14-15 जून को, 3 जून को था, 14-15 जून को कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसने इसको स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने भी मजबूरी में इसको स्वीकार कर लिया, अबुल कलाम आजाद ने भी इसको स्वीकार कर लिया, चाहे मजबूरी में किया हो। हां, जो लोग जिन्होंने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया वो सीमांत गांधी थे, सीमांत गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने विभाजन फिर भी स्वीकार नहीं किया। अब जब इस तरह की स्थिति आ गई तो इसके आधार पर जुलाई में इसको ड्राफ्ट बना करके एक बिल पेश किया गया, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई को ये रखा गया। 18 जुलाई को इस पे उनके क्राउन के साइन हो गए और 14-15 अगस्त को इसको लागू कर दिया गया। ये डेट सारी पूछी जाती हैं, 4 जुलाई, 18 जुलाई, 14 और 15। 14 तारीख पाकिस्तान के लिए, 15 तारीख भारत के लिए रात को। अब एक अंतिम बिंदु पर इस पर आते हैं जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या विभाजन टाला जा सकता था? क्या टाला जा सकता था?
किस किस कीमत पर टाला जा सकता था, इसकी कीमत क्या रहती अगर हम इसको टालते तो। पहली कीमत ये थी जो गांधी जी ने रखी थी। गांधी जी ने जिस प्रपोजल को रखा उस ये था कि अगर जिन्ना को पीएम बनाया जाए, जिन्ना पीएम बने, शायद है कि जिन्ना को अगर पीएम बनाया जाता तो इसको टाला जा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि इस बात पर नेहरू एंड पटेल वो न राजी थे न राजी हो सकते थे, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। गांधी जी 1940 में आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, और सच ये था कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग की जो भी मांगे थी, मुसलमानों की जो भी इस तरह की मांगे थी, तुष्टीकरण की बात आरएसएस या हिंदू महासभा या हिंदू संगठन कर रहे थे। लेकिन अब ये नेहरू और पटेल भी कहने लगे थे कि बापू अब लोगों को लगता है, बापू अब लोगों को लगता है कि आप उनका जरूरत से ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके साथ साथ 55 करोड़ का मामला भी एक बना था। भारत का जो दायित्व था जो पाकिस्तान को दिया जाना था, उसको लेकर भी यही मामला हुआ, जिसमें बाद में जिन्ना जो आधार बना है, गोडसे ने जो आधार बनाया था, इस अमाउंट को लेकर भी आधार बनाया था कि आप की हत्या करना, आपकी मैं हत्या नहीं कर रहा हूं, मैं वध कर रहा हूं, क्योंकि अब आप हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए हानिकारक हो गए हैं। आपकी मैं हत्या नहीं कर रहा हूं, आपका वध कर रहा हूं। बड़ी फेमस किताब है गांधी वध क्यों। निश्चित रूप से उनके अपने तर्क थे, उनके अपने पक्ष थे, तो वो एक अलग एपिसोड है। लेकिन क्योंकि हत्या हुई थी इसलिए उनको फांसी की सजा हुई। अब सवाल यह है कि पीएम बनाते तो इसमें ये लोग राजी नहीं है। दूसरी बात, अंग्रेज इस पर लागू नहीं थे, तैयार नहीं थे इसके लिए। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान एक रहें, वो तो चाहते नहीं थे, वो तो विभाजन ही चाहते थे। ये जो माउंटबेटन थे, उनके 3 आईसीएस ऑफिसर थे, वो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में थे। इसमें अबेल, ये पाकिस्तान के पक्ष में थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। प्रशासनिक बिंदु भी ऐसा ही हो चुका था। तीसरी बात यह आई, लीग ने अब अपनी जड़ें पाकिस्तान को लेकर इतनी गहरी कर ली थी आम जनता के बीच में कि अब मुस्लिम लीग या एक खास वर्ग के मुसलमानों को ये लगता था कि पाकिस्तान के अलावा अब किसी बात पे कोई समझौता नहीं है। नारे इतने कड़वाहट भरे हो गए थे कि अब एक साथ रहना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। हालांकि कांग्रेस की जो जड़ें थी वो धर्मनिरपेक्ष जड़ें थी, इसमें कोई शक नहीं है। पटेल, नेहरू, गांधी सब धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन अब जब इतने बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे तो कहीं कहीं के पर कांग्रेस के नेताओं के जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत थे वो डगमगाने लगे थे। तो यहां पर लीग का अपना बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट था। एक चौथा बिंदु यह आता था कि एक थे कम्युनिस्ट, वो कहते थे 11 से ज्यादा टुकड़े कर दो हिंदुस्तान के, 11 से ज्यादा टुकड़े कर दो, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र का कंसेप्ट कुछ नहीं है, देश का कंसेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा होती है और उनका निर्देशन क्योंकि सोवियत संघ से हुआ करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने भी भारत के विभाजन की बात की। हाँ, फर्क ये है, ये धर्म के आधार पर विभाजन की बात कर रहे हैं, ये नॉन रिलीजियस बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो जहां तक टालने की बात थी, अब सवाल यह है कि माना आप पीएम बना भी देते हैं तो इसको कितने दिन तक टाला जा सकता था। ये बात सच है कि जिन्ना उस समय बीमार चल रहे थे और कुछ समय के उपरांत जिन्ना की डेथ हो गई। लियाकत अली भी बहुत दिनों तक नहीं रहे
तो मुस्लिम लीग की वो जो फ्रंट लाइन थी, वो फ्रंट लाइन उनकी बुढ़ापे की तरफ भी थी और बीमारी की तरफ भी थी। लेकिन ये जो अब हिंदू मुस्लिम समस्या हो चुकी थी, ये जिस तरह से पार्टीशन की बात कर चुके थे, उसमें पीछे हटना उनके लिए जरूरी नहीं था और ना वो अब हट सकते थे। इसलिए विभाजन को एक सीमा तक तो टाल सकते थे, लेकिन इसका इलाज टाला नहीं जा सकता था। सरकार ने, कांग्रेस ने उस समय जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन अपने आप में उपयुक्त डिसीजन था। हालांकि गांधी जी ने मन से कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी विभाजन एक वास्तविकता थी। इस प्रकार से विभाजन अपने आप में त्रासदीपूर्ण रहा। बड़े पैमाने पर इस समय दंगे हुए और इन दंगों की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जब हम विभाजन के दुष्परिणामों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।